नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर मेघा सुरवसे है। मैं पंचकर्म तज्ञ हूँ। तो आज हम जानकारी लेंगे कि प्रेगनेंसी में जो गर्भ है, तो वो गर्भ का मंथ वाइज डेवलपमेंट कैसे होता है। आचार्य इस बारे में क्या कहते हैं। तो शास्त्र में कहा है कि प्रथम मास अव्यक्तः, मतलब फर्स्ट महीना जो है, तो फर्स्ट महीने में गर्भ जो है तो वो अव्यक्त अवस्था में या अव्यक्त स्वरूप में वहाँ पे उपस्थित होता है। मतलब क्या है, तो उसके अंग प्रत्यंग वगैरह डेवलप नहीं हुए रहते हैं, बिकॉज वो बहुत ही इनिशियल स्टेज है। इसलिए गर्भ वहाँ पे उपस्थित तो है, लेकिन उसका व्यक्तिकरण नहीं है, अव्यक्त स्वरूप में वहाँ पे उपस्थित है। तो ये कहा है फर्स्ट मंथ के बारे में। अब हम देखेंगे कि सेकेंड मंथ के बारे में क्या कहा है। तो सेकेंड मंथ में वो जो गर्भ है, तो उस गर्भ को एक विशिष्ट आकृति आना शुरू हो जाती है। आकृति मतलब समझो कि वो गोलाकार हो जाता है या फिर वो ओवल शेप का हो जाता है। डेवलपमेंट की एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज ये मानी गई है। इसी दौरान हम देखते हैं कि गर्भिणी में खट्टा खाने की इच्छा होती है या फिर कोई विशिष्ट पदार्थ खाने की बहुत ही प्रबल इच्छा होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि गर्भावस्था में गर्भ जो होता है तो उसमें हृदय फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और वो होता है माता की वजह से। तो दोनों में एक कनेक्शन प्रस्थापित होता है, एक संबंध प्रस्थापित होता है। तो इसी के वजह से माता को एक विशिष्ट पदार्थ खाने की या खट्टी चीज़ें खाने की बहुत ही प्रबल इच्छा होती है, और ये इच्छा जो है तो वो उसकी परिपूर्ति होनी चाहिए। अगर वो परिपूर्ण नहीं होगी तो बच्चे में या फिर वो गर्भ में विकार हो जाएगा या फिर गर्भपात भी हो सकता है। अब देखते हैं कि थर्ड मंथ के बारे में क्या बताया है। तो थर्ड मंथ में डेवलप होते हैं गात्र पंचकम, मतलब 2 हाथ 2 पैर शिर प्रदेश, ये प्रस्थापित हो जाते हैं, और अंग प्रत्यंग और इंद्रियां ये व्यक्त होना शुरू हो जाती है। ये होता है थर्ड मंथ में। अब फोर्थ मंथ में क्या होता है, ये सारे अंग प्रत्यंग जो है, इंद्रियां जो है, तो वो व्यक्त होकर स्थिरता को प्राप्त हो जाते हैं। तो शास्त्र बोलता है कि अभी फिफ्थ मंथ में क्या होता है, तो फिफ्थ मंथ में इतर मंथ के तुलना में इस फिफ्थ मंथ में मांस मतलब मसल और रक्त की विशेष वृद्धि देखी गई है। ये भी एक डेवलपमेंट की बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है। शास्त्र कहता है कि अब सिक्स्थ मंथ में क्या होता है, तो सिक्स्थ मंथ में जैसे कि नख है, त्वचा है, रोम है, स्नायु है, सीरा है, तो इन चीज़ों का व्यक्तिकरण होना शुरू हो जाता है। बल, वर्ण, नख, त्वचा, स्नायु, सीरा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है जो होता है सिक्स्थ मंथ में। अब देखते हैं सेवेंथ मंथ में क्या होता है। तो सेवेंथ मंथ में गर्भ का अंग प्रत्यंग डेवलप हो चुका है, और वो अभी डेवलपमेंट के स्टेज से गुजर रहा है और उसका पोषण हो रहा है। ओके, एट्थ मंथ में क्या होता है, तो एट्थ मंथ में ओज नाम का एक तत्व है। तो ये तत्व जो है तो रसवाहिनी के द्वारा कभी गर्भिणी में रहता है, कभी गर्भ में रहता है। जब वो ओज गर्भिणी में रहता है तो गर्भिणी बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही चुस्ती स्फूर्ति वाली ऐसी दिखाई देती हैं, और जब वो ओज तत्व जो है वो गर्भ में जाता है तो गर्भिणी थोड़ी सी थकी थकी सी ऐसी दिखती है। ओके, सो इस महीने के बारे में आचार्य क्या कहते हैं कि अगर इस महीने में अगर डिलीवरी होती है तो वो रिस्की होता है। कभी कभी क्या होता है कि वो ओज जो है तो इस महीने में वो स्थिरता को प्राप्त नहीं होता है गर्भ में, इसीलिए रिस्क फैक्टर बताया है, इस महीने में डिलीवरी नहीं होना चाहिए। एज सुन एज ये 8 मंथ कंप्लीट होता है और द वेरी नेक्स्ट डे ऑल्सो अगर डिलीवरी होती है तो एक्चुअली माता और गर्भ या बच्चा अपन बोलेंगे तो वो आउट ऑफ रिस्क चले जाते हैं। ओके, अब देखते हैं कि 9th मंथ के बारे में क्या बताया है। 9th मंथ तो वैसे भी प्रसव काल बताया है, क्योंकि क्या है, बेबी पूरी तरीके से डेवलप हो गया है, उसका अच्छी तरह से पोषण हो गया है, उसके अंदर बल आ गया है। इसीलिए वो जब बेबी बाहर डिलीवरी होगा तो वो उसके अंदर उतनी ताकत होती है कि बाहर के एटमॉस्फेयर को अकस्टम हो जाए। तो इसलिए 9 मंथ जो है
तो वो जो है तो प्रसव काल ऐसे कहा है। तो इसी प्रकार से शास्त्र में अलग अलग मंथ में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं तो ये बताया है। इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड हम गर्भ संस्कार भी बताते हैं। तो ये कहाँ है शास्त्र में। नमस्ते।